नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आएंगे जल्दी से। ये ऋषभ, एक रोहन कुमार के नाम से कमेंट आ रहा है और इसकी आईडी है 919184। इसके सारे बैच ब्लॉक मार दो। इतने लंबे लंबे प्रणाम प्रणाम के कमेंट भेज रहा है और बच्चों के कमेंट ही नहीं आने दे रहा। सारे बैच इसके ब्लॉक मारो और करीब जो ऐप है इसके उनमें खुलना नहीं चाहिए। मैं बाकी लोगों को भी बता दूं, मैं बहुत तौर तरीके से क्लास में पढ़ाने के लिए आता हूँ। बड़े मन से पढ़ाने के लिए आता हूँ। बकवास 1% भी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं खुद बकवास करने में बिलीव नहीं करता हूँ। समझ रहे ना मेरी बात को? क्या मतलब है आप इतने बड़े बड़े कमेंट भेज रहे हो, दूसरे को आने नहीं दे रहे हो आप, कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो आप। ठीक है, तो आप ऐसी कोई हरकत करते हैं तो उसका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें। बाकी मेरे सभी प्यारे भाई बहनों के लिए मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने केवल और केवल डिस्कस किया था क्या, सिलेबस को। आज हम, ठीक है सर, ब्लॉक होने के बाद ऐप नहीं खुलेगी क्या? नो, कोई भी बैच ओपन नहीं होगा। ठीक है, पोस्टर तक नहीं दिखेगा आपको एप्लीकेशन पे। एक बैनर बना हुआ आता है, यू आर ब्लॉक्ड, बस। आज हम, मैंने आपको बताया था कि कल जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इनफैक्ट पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का। और मैं पहले बता रहा हूं, आप खुद बोल के जाओगे क्लास में कि मजा आ गया। ठीक है, देखो, आपको टॉपिक का हेडिंग डालना है। सबसे पहले हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। एकदम शांत, बड़े प्यार से बैठकर सुनना है, समझना है। हिंदी में इसी को कहा जाएगा भारत का परिचय। पूरा एक एक करके समझना है। ठीक है, सबसे पहली बात, हमारे भारत को किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, हमारे इंडिया को किस किस नाम से जाना जाता है? अगर हम अपने इंडिया के नाम की बात करेंगे तो हमारे इंडिया में, इंडिया को कहा जाता है बाबू हिंदुस्तान। भारत कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, आर्यवर्त कहा जाता है, जम्बू द्वीप कहा जाता है। ये सभी नाम जो हैं किसके हैं? हमारे देश के हैं। ओके, चलिए जी, अब ध्यान से सुनेंगे अगला पॉइंट। जो ये नाम है, ये नाम दिए किसने हैं? अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हमारे यहां पर आए थे सर पर्शियन। कौन आए थे बाबू? पर्शियन आए थे। हमारे यहां पर आए थे ईरानी। जो ईरानी आए उन्होंने हिंदुस्तान कहा। भारत क्यों कहा जाता है? हमारे यहां पर एक डायनेस्टी हुआ करती थी। उस डायनेस्टी या राजवंश के आधार पर क्या कहा जाता है? राजवंश के आधार पर कहा जाता है भारत। इंडिया नाम किसने दिया? हमारे यहां पर ग्रीक आए, यानी कि हमारे यहां पर आई यूनानी। उन यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। आर्यावर्त क्यों कहा जाता है? हमारे भारत में आर्य आए थे, और हमारे भारत में जो आर्य आए थे उन आर्यों का जो निवास स्थान है वो देखने को मिलता है। मतलब कहाँ से आए वो आर्य? खैबर दर्रे से होकर आए थे, और आज का जो अफगानिस्तान है, पीओके वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में ये आर्य हमारे भारत में आकर रहे थे। तो इसीलिए इनको, हमारे भारत को कहा जाता है आर्यों की भूमि, यानी कि लैंड ऑफ द आर्यास। भारत को कहा जाता है आर्यों की भूमि। ठीक है जी। जम्बू द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनेंगे, जम्बू द्वीप कहां पर कहा जाता है? तो जो पुराण है उसमें कहा गया है जम्बू द्वीप। अब जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि ऐसा तो नहीं है सभी के सभी नामों को हम लोग मेंशन कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर कौन से नाम सेलेक्ट किए जाएं जिनसे हम अपने इंडिया को, क्या नाम है, इंडिया का जिक्र कर पाए। ओके, तो ध्यान से सुनना।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल और केवल इन दोनों को रखा गया है, किस में? कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी जब कभी भी हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इंडिया लिखते हैं, और जब हम हिंदी में बात करते हैं तो क्या कहा जाता है? भारत कहा जाता है। अब दोस्तों बात आ जाती है हमारे इंडिया की लोकेशन की, कि हमारा भारत, अगर हम बात करेंगे लोकेशन की, तो लोकेशन में हमारा भारत है कहां पर? यहां पर हम लोग समझेंगे इस बात को कि जो लोकेशन निकाली जाती है वो किस पर निकाली जाती है? ग्लोब पर निकाली जाती है। आगे बात समझ में? लोकेशन किस पर निकाली जाती है? ग्लोब पर निकाली जाती है। ओके, चलिए जी। तो जो ग्लोब है, आप लोगों ने गौर से देखा होगा ग्लोब को, ये होता क्या है एक्चुअल में? ग्लोब का मतलब होता है मॉडल ऑफ अर्थ। क्या मतलब होता है? मॉडल ऑफ अर्थ। यानी ग्लोब का मतलब क्या है? ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी का प्रारूप। ग्लोब का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का प्रारूप होता है। अब गौर से सुनेंगे मेरी बात को। इस ग्लोब की क्या कंडीशन है? ग्लोब पृथ्वी का प्रारूप होता है, ये रहा जी ग्लोब। ठीक। इस ग्लोब पर लाइन ड्रॉ की जाती है। एक तो ये वाली लाइन होती है एकदम सीधे खड़ी खड़ी लाइन, और एक होती है इस पे ऐसे लाइन। इन लाइन को क्या कहा जाता है? आगे बात समझ में? इन लाइन को क्या कहा जाता है? ओके, देखो ध्यान से। ये जो लाइन है, इन लाइन को क्या कहा जाता है? ये जो लाइन है, इन लाइन को कहा जाएगा, दो तरीके से लाइन ड्रॉ की जाती है। एक होती है, ध्यान से सुनेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अगर मैं बात करूंगा आपसे हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो इनको हिंदी में कहा जाता है क्षैतिज रेखाएं, और वर्टिकल लाइन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। गौर से सुनेंगे मेरी बात को। जो ये क्षैतिज रेखा होती है इनको कहा जाता है लैटिट्यूड, इनको कहा जाता है अक्षांश, और जो ये खड़ी लाइन होती है इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, इनको कहा जाता है देशांतर। बात क्लियर है यहां तक? अब मेरी बात को गौर से सुनना, समझना। अगर मैं बात करूंगा, मेघा कुमारी आपका कौन सा बैच है? बैच का नाम लिखना अपना, एग्जाम का नाम लिखो। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हमारी ग्लोब को किस पार्ट में डिवाइड करती है, तो आपका आंसर होगा नदर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है, ये ईस्टर्न हेमीस्फीयर और वेस्टर्न हेमीस्फीयर में डिवाइड करती है। दोस्तों कहने का मतलब ये कि अगर ये हमारा ग्लोब है और यहां पर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारे इंडिया की लोकेशन ये है। यानी कि जब मैं अक्षांश रेखाओं की बात करूंगा, तो इंडिया कौन से हेमीस्फीयर में आएगा? इंडिया आएगा सर नदर्न हेमीस्फीयर में। और जब मैं इस वाली लाइन की बात करूंगा, तो इंडिया कहां पर आएगा? इंडिया आएगा हमारा ईस्टर्न हेमीस्फीयर में। बात क्लियर है? ईस्टर्न हेमीस्फीयर और नदर्न हेमीस्फीयर, दो हेमीस्फीयर में हमारा भारत लोकेटेड है। ठीक। अब गौर से सुनना, यहां पे अगर हम बात करेंगे हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमीस्फीयर में, तो एक तो ये अक्षांश रेखा हो गई, एक ये अक्षांश रेखा हो गई। तो ये दोनों कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं जो हमारे भारत के नॉर्थ और साउथ से होकर जाती हैं? मैं इनके नाम लिखता हूं, देखो ध्यान से। ठीक है,
तो सबसे पहली बात, जो नॉर्थ वाली लाइन है इसका नाम क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, जो नॉर्थ वाली पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट का नाम क्या है? तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये है सर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। और इसको क्या कहा जाएगा? इस पॉइंट को कहा जाएगा क्या? आंसर होगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहा जाएगा। और ये कहां पड़ता है? तो आंसर होगा आपका लद्दाख में। ठीक है, कहां पड़ेगा ये? लद्दाख में पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे यहां पे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंडिया का सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट कहां पड़ता है? तो आपका आंसर होगा किबिथु। और ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल में। और कितने डिग्री पर है ये किबिथु जो है? किबिथु की अगर हम बात करेंगे तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर हम बात करेंगे यहां पर इस वाले पॉइंट की, तो ये पड़ता है, इसका नाम है गौर माता। और ये पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और कहां पे पड़ता है ये? तो आंसर होगा आपका, ये पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है ये? गुजरात में पड़ता है। आगे बात समझ में? कहां पड़ता है? गुजरात में। वहीं अगर हम बात करेंगे इस वाले पॉइंट की, तो ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब एक चीज याद रखना, मैंने यहां पे भी ईस्ट लिखा हुआ है, यहां पे भी ईस्ट लिखा हुआ है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमीस्फीयर में है, वेस्टर्न हेमीस्फीयर में नहीं है। सिमिलरली यहां पे भी मैंने नॉर्थ लिखा हुआ और ऊपर भी नॉर्थ लिखा हुआ है, क्योंकि इंडिया नदर्न हेमीस्फीयर में है। इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम है केप कोमोरिन। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है? केप कोमोरिन है। ये हमारे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। ये वाले हमारे भारत की मुख्य भूमि है, इसका दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि हमारे भारत का साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी ओवरऑल हमारे इंडिया की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर पूछता है, तो तब आपका आंसर क्या होगा? देखेंगे ध्यान से। अगर ऐसी सिचुएशन में आपसे पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे बड़ा, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो सर आपको बताना है इसका नाम इंदिरा पॉइंट। और ये है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। और ये इंदिरा पॉइंट जो है ये कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है ग्रेट निकोबार पे। कहां पड़ता है ये? ग्रेट निकोबार पे पड़ता है। पूरा आप लोग नोट करेंगे जल्दी से। ठीक है, एक बच्चा है प्रियांशु श्रीवास। सर आपकी वाइफ का फिगर मेंटेन रहता है या नहीं आपसे? बेटा अपनी दीदी से पूछना ये वाली बात, वो शायद इस बात को एक्यूरेट बता पाएंगी, है ना? ये क्वेश्चन आप उनसे भी तो पूछ सकते हो। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बोला क्लास की स्टार्टिंग में कि तुम सब लोग मेरे भाई बहन हो, उसके बाद भी तेरा ये कमेंट आ रहा है। तो घर पे पूछना बेटा मम्मी पापा से।
1 मिनट का टाइम देंगे मुझे। हम्म। एक सेकंड। एक देख, इसमें बच्चा ये कमेंट कर रहा था अभी, प्रियांशु नाम से, इसकी आईडी निकाल। हाँ जी, आगे बढ़े। यहां पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस बात पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान ये रखेंगे। ध्यान से सुनना। यहां आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हमारे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक है। हमारे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। ओके, चलिए जी, नोट हुआ, आगे बढ़े। नोट हुआ, आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, मैप आपको बनाना है। अब तक मैंने बस आपको यह बताया कि हमारे भारत को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रारूप है। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने बताया कि हमारे इंडिया की लोकेशन कहाँ है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा भारत है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, लैटिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग नदर्न हेमिस्फीयर में है। हमारा भारत जो है वो लॉन्गिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और याद रखना मेरे दोस्तों, इस बात को हम नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे। इसके पीछे कारण है, आगे बात समझ में। इसके पीछे कारण है क्योंकि अलग अलग लाइन के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाइड किया है। बात समझ में आ रही है। अलग अलग लाइन के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाइड किया है। अब जो ये दोनों पॉइंट लिखे हैं मैंने, इस बात को लेकर के आपके अंदर थोड़ा सा डाउट आ रहा है, मैं इसको खुले शब्दों में लिखता हूं, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट जो होगा इसमें, जो आपको लिखना है, जैसे आपसे पूछा जाता है, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड। ठीक है ना। यानी कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। दोस्तों दरअसल में है क्या, यहां पर एक चीज देखना आप, अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी भारत की मुख्य मतलब भारत का हिस्सा तो है। ठीक है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बीच में बंगाल की खाड़ी आ जाती है। तो अगर प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो तब आपका आंसर होगा केप कोमोरिन। इसका नाम क्या है, केप कोमोरिन। नहीं भेजा क्या? इसका नाम क्या है, केप कोमोरिन है। और केप कोमोरिन कहां पड़ता है सर, यह पड़ता है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहां पड़ता है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। आगे बात समझ में। और ये केप कोमोरिन जगह जो है ये कितने डिग्री पर है, ये है 4 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, मैं दूसरे की बात कर रहा हूं। अब आपसे अगर ये पूछा जाता है, पूरा क्लियर लिख रहा हूं मैं, साउथ मोस्ट पॉइंट
ऑफ इंडिया, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहां पर मेनलैंड को मेंशन नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से सुनना, ऐसी सिचुएशन में जो आंसर होगा वो होगा क्या? तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे, और ये आता है किसके अंतर्गत? तो आपका आंसर होगा, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये आता है सर ग्रेट निकोबार पे। अब मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? बताओ जल्दी से, अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दीपक कह रहे हैं हिंदी भी लिख दो। बेटा मैंने दोनों में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ना? अच्छा ये बात बताओ जल्दी से, दोनों पॉइंट पढ़ो और ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से बताओ। क्लियर है? अब आगे बढ़े, चलो। अब आप लोग हेडिंग डालो जल्दी से, जियोलॉजिकल कंडीशन। भूगार्भिक स्थिति, भूगार्भिक स्थिति, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर हम यहां पे भूगार्भिक स्थिति की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? इस पॉइंट को ना बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं, ओके। सबसे पहला पॉइंट जो होगा इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, पहले सुनना समझना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है जी। वैज्ञानिक का नाम क्या था? अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले यह कहा कि हमारी पृथ्वी पर प्रारंभिक अवस्था में कुछ भी नहीं था, बस दो ही चीज थी। आगे बात समझ में? हमारी पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, ध्यान से सुनना, दो ही चीज थी, ओके। क्या क्या दो चीज थी? देखो ध्यान से, एक तो थी यहां पर ये पेंजिया, जो स्थल वाला भाग था। पेंजिया क्या था? स्थल वाला भाग था। वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरा यहां पर क्या था, तो ये जो था ना, ये था जलीय भाग। तो पेंजिया और जलीय भाग जो था इसको कहा गया था पैंथालासा। पेंजिया और पैंथालासा दो ही चीज थी हमारी पृथ्वी पर। आगे बात समझ में? पेंजिया और पैंथालासा दो ही चीज थी हमारी पृथ्वी पर। इन्होंने कहा कि आगे चलकर के जो ये पेंजिया था, ये आगे चलकर के पेंजिया दो भागों में टूट गया। इसका जो नॉर्थ पार्ट था इसको कहा गया अंगारा लैंड।
नॉर्थ पार्ट को क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया। जो साउथ पार्ट है इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। साउथ पार्ट को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है जी, क्या कहा गया इसको? गोंडवाना लैंड कहा गया। अब गौर से सुनना मेरी बात को। अंगारा लैंड जो था, इन्होंने कहा बैगनर ने कि फिर से टूट गया और 3 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। ये फिर से टूटा और 3 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। और इस 3 कॉन्टिनेंट से क्या क्या बना? इससे बना एशिया, और इससे बना यूरोप, और इससे बना फिर नॉर्थ अमेरिका। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। और इससे फिर 4 बने। एक बना साउथ अमेरिका, एक बना फिर अफ्रीका, एक बना फिर इसके टूटने से ऑस्ट्रेलिया, और एक बना फिर इसके टूटने से अंटार्कटिका। अब काउंट करोगे तो ये टोटल कितने हो गए? 3 और 4, 7 कॉन्टिनेंट हो गए। अब बात यह आती है कि इन 7 कॉन्टिनेंट में हमारा भारत किसका पार्ट होगा? अंगारा लैंड का या फिर गोंडवाना लैंड का? आपको कमेंट करना है, जल्दी से बताना है हमारा भारत किसका हिस्सा होगा, अंगारा लैंड का या फिर गोंडवाना लैंड का। ओके, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड 2 भागों में टूटा था, इसी से 7 महाद्वीप बने। अब मुझे बताओ भारत किसका हिस्सा होगा, अंगारा लैंड का या फिर गोंडवाना लैंड का? जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। भाई ज्यादातर लोगों के जो कमेंट आए हैं, वो कमेंट क्या आए हैं, ध्यान से सुनना। कमेंट आए हैं कि भारत जो है वो अंगारा लैंड का हिस्सा रहा होगा। हमारा जो भारत है वो किसका हिस्सा रहा होगा? अंगारा लैंड का हिस्सा रहा होगा। और ये बात है पूरी तरह से गलत। क्या हुआ, झटका लगा जोर से? अच्छा खासा मूड था यार, उसने दिमाग की बैंड बजा दी फालतू में कमेंट करके। इतने मन से मैं पढ़ाने के लिए आया हुआ था, दिमाग हट गया पूरा सब। हाँ जी,
अब ध्यान से सुनना, आगे जो मैं बताने जा रहा हूं लिखना नहीं है, कोई भी कमेंट नहीं करना है, पहले समझना है ऐसा हुआ क्यों था और इसके पीछे की क्या मैकेनिज्म रही है। ओके, देखो ध्यान से। और भाई इतना फ्रॉड आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। डिटेल निकलवाई है, नंबर पे संतोष लिखा हुआ आ रहा है, करिश्मा नाम से ईमेल आईडी बना रखी है और क्लास में प्रियांशु नाम है। करिश्मा @ करके ईमेल आईडी बनी हुई है, ट्रू कॉलर पे संतोष नाम आ रहा है, क्लास में प्रियांशु नाम है। ये अध्याय देखो, इसके चक्कर में मैंने और अपनी जुबान गंदी कर ली, फालतू में बोल दिया कमेंट पढ़ते ही। देखो ध्यान से, पूरा पहले एक बार में अच्छे से समझ लेना और घबराओ मत। ऐसा नहीं है कि पहली क्लास में ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी। बहुत सी ऐसी चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी, बहुत सी ऐसी चीजें आपको थोड़ा लेट समझ में आएंगी। तो उसके लिए ना बहुत शांति से काम लेना है हमें। ऐसा नहीं अरे मैं तो, मुझे समझ नहीं आ रहा, हाय तो वह मच गई। अरे नहीं आ रहा, कब तक नहीं आएगा भाई, हम तुम्हें समझाने के लिए तो बैठे हुए हैं यहां पे। कोई ऐसा थोड़ी है कि एक बार में समझ में नहीं आया तो आएगा ही भी नहीं। देखो ध्यान से, अगर हम बात करेंगे यहां पर इस डायग्राम की, तो ऊपर जो कॉन्टिनेंट है इसका नाम है यूरोप, ओए एशिया। ये जो है ये है यूरोप, ठीक है, एशिया और यूरोप। ओके, ध्यान से सुनना, यहां पे अगर हम बात करेंगे इन दोनों की, तो दोनों में समान प्रकार की चट्टानें हैं और दोनों ही किसका भाग है, दोनों ही जो है वो भाग है किसका, अंगारा लैंड का। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूंगा आपसे इस वाले कॉन्टिनेंट की, तो ये किसका भाग है, आप सभी को अच्छे से पता है, ये है सर गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ठीक है, चलिए जी, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो आज आप। ओके, 120 मिलियन वर्ष पहले की बात है, समझ रहे हो कितने पुराने समय की बात कर रहा हूं। 120 मिलियन वर्ष पहले की बात है। हमारा इंडिया जो था, हमारा इंडिया यहां पर ऐसे यूं जुड़ा हुआ था अफ्रीका के पास। यहां कुछ नहीं था, खाली था। और यहां पर एक सागर हुआ करता था उस समय पर। इस सागर को क्या कहा गया था, इस सागर को कहा गया था टेथिस सी। बोलो क्या कहा गया, टेथिस सी कहा गया इसको। हमें कैसे पता चला हमारा भारत यहां जुड़ा हुआ था, इसके पीछे कारण है। क्योंकि अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। विश्व के सबसे पुराने पर्वत का नाम क्या है, अरावली। एक बार बोलेंगे क्या है, अरावली। अरावली विश्व का सबसे पुराना पर्वत है और अरावली की चट्टानें जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की चट्टानों से मैच खाती हैं। किससे मैच खाती हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की चट्टानों से मैच खाती है। आगे बात समझ में। सर एविडेंस हमें इस बात को बताते हैं कि इंटरनल एक्टिविटी की वजह से भारत यहां से टूटा और टूटने के बाद इधर गति करने लगा। यहां पर हिंद महासागर में एक रीयूनियन हॉटस्पॉट था और अभी भी है, रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो जो हमारा भारत है इस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा, जहां से मैग्मा बाहर निकल रहा हो। इससे क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि आप अपने घर से निकले ड्यूटी के लिए और उस समय बारिश हो रही थी, तो उस बारिश से आपके कपड़े भीग गए, तो पानी आपके ऊपर लग जाएगा, हाँ या ना। वैसे ही यहां से जो मैग्मा का फुब्बारा चल रहा था ऊपर की तरफ, ऐसे समझ लो। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ यहां पे, ध्यान से सुनना, ऐसी कंडीशन में यहां पर जो हमारा इंडिया था, इस इंडिया में क्या हुआ, गौर से सुनना, इस इंडिया में यहां मिनरल्स का डिपोजिशन हुआ। किस चीज का डिपोजिशन हुआ, मिनरल्स का डिपोजिशन हुआ। हमारे भारत में किसका डिपोजिशन हुआ, मिनरल बेल्ट का डिपोजिशन हुआ। ठीक है, हमारे भारत में खनिज पेटी का निर्माण हुआ। क्लियर है जी। उसके बाद भारत और आगे की तरफ गया। जब भारत और आगे की तरफ गया तो यहां पे क्या हुआ पता है, हुआ ये सर, यहां पे भारत जब और आगे की तरफ गया तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा इंडिया था, ठीक है, यहां बना लेते इंडिया को, ये हमारा इंडिया जैसे अभी प्रेजेंट का, तो हमारा इंडिया जाकर के टकराया किसके साथ, इस एशिया के साथ जाकर के टकराया इंडिया।
और सर जैसे ही इंडिया एशिया के साथ जाके टकराया तो उस समय टाइम हो रहा था लगभग आज से 55 मिलियन वर्ष पहले की बात है। जब इंडिया यहां जाके टकराया है तो इसी से एक माउंटेन बना है। इस माउंटेन का नाम क्या है? इसी माउंटेन का नाम है हिमालय। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला? हमें सीखने को मिला कि भारत की चट्टानें एशिया कॉन्टिनेंट के साथ मैच नहीं करती हैं। भारत की चट्टानें मैच करती हैं किसके साथ? आंसर होगा गोंडवाना लैंड के साथ मैच करती हैं। क्या कहते हो? अब बात ये आ रही है, आप ये सोचोगे कि सर एक बात बताओ, टूटकर यहां पहुंच गया तो क्या रुक गया ये, या अभी भी इधर जा रहा है? अभी भी टकरा रहा है, अभी भी ये लगातार टकरा रहा है। यही कारण है कि लगातार इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं और लगातार हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। और कितना मूव कर रहा है ये इसकी तरफ? 7 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है। तो जब हमारा भारत यहां से टूटा, रीयूनियन हॉटस्पॉट यानी एक ज्वालामुखी के ऊपर से गुजरा तो मिनरल बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ। जब यहां जाके टकराया तो हिमालय बना। अब आप सोच समझकर बताओ कि जब यहां पे टकराव होगा तो ऐसी कंडीशन में यहां दरार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी सर। चट्टानें टूट जाएंगी, यहां पे कमजोर हो जाएंगी। और जब चट्टानें टूट जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो इसी को कहा जाता है फॉल्ट लाइन। क्या कहा जाता है सर? इसको फॉल्ट लाइन कहा जाता है। इसी को कहा जाता है दरारी रेखा, फॉल्ट लाइन कहा जाता है। अब जैसे ही टकराव होगा तो कंपन दरारों में ज्यादा होंगे। यही कारण है कि यहां पर हिमालय क्षेत्र में भूकंप ज्यादा आते हैं। हिमालय क्षेत्र में क्या होता है? भूकंप ज्यादा आते हैं। एक बार कमेंट करके बताएंगे पूरा समझ आया नहीं आया, फिर मैं इसको लिखा दूंगा, आपको पूरी कहानी लिखा दूंगा। बताओ बताओ जल्दी से, इस पूरी कहानी को लिखा दूंगा मैं। भारत पहले कहां पर था? मैंने बताया कि जो हमारा भारत है ये अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। आगे बात समझ में? यहां से टूटकर अलग हुआ, मिनरल बेल्ट बनी, फिर जाके टकराया, हिमालय बना, हिमालय के आसपास फॉल्ट लाइन बनी। यही कारण है कि हिमालय के आसपास भूकंप ज्यादा आते हैं। ईमानदारी से बताओ पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने बोला था ना, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ आगे हम लोग बहुत बेहतर करने वाले हैं, बिल्कुल परेशान मत होना। अब आप कह रहे हो सर ये टूटा क्यों? टूटा इसलिए था क्योंकि अर्थ की इंटरनल एक्टिविटी की वजह से। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, टूटा कैसे था? अर्थ की इंटरनल एक्टिविटी की वजह से टूटा था। मैं आपको लिखाने जा रहा हूं लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाऊंगा। शांति से आपको लिखना है, एकदम ये मान के चलो कि मैं आपके सामने ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं आपके साथ ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, शांति से लिखना है, एकदम ऑफलाइन वाले मूड पे। ओके, बस ये मान के चलो मन की आंखों से कि मैं आपके सामने हूं। हेडिंग डालेंगे भारत का भूगर्भिक स्थिति। ये हेडिंग डाली है, लिखो इसमें। पहले इंग्लिश में मैं बोल रहा हूं, फिर हिंदी में भी बोलूंगा, है तो वह मत मचाना। लिखो, जियोलॉजिकली, जियोलॉजिकली इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द, जियोलॉजिकली, पूरी कहानी लिखा रहा हूं, शांति से लिखो। जियोलॉजिकली इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ, जियोलॉजिकली इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ अंगारा लैंड। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ अंगारा लैंड because because 120 million years ago, 120 million years ago it was connected with, it was connected with अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हिंदी में लिखेंगे, भारत अंगारा लैंड का हिस्सा था, भारत अंगारा लैंड का हिस्सा था। भारत अंगारा लैंड का हिस्सा था क्योंकि, क्योंकि 120 मिलियन वर्ष पहले, क्योंकि 120 मिलियन वर्ष पहले यह अफ्रीका से जुड़ा था, यह अफ्रीका से जुड़ा था। अफ्रीका से जुड़ा था।
120 मिलियन वर्ष पहले यह अफ्रीका से जुड़ा था। आगे लिखेंगे इसी में, ड्यू टू द इंटरनल एक्टिविटी। एक सेकंड सेंटेंस चेक करो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी मुझे लग रहा है। एक सेकंड भाई, सॉरी, अटेंशन डाइवर्ट था। आप लिखो इसमें, जियोलॉजिकली इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवानालैंड। माफी चाहता हूं, गोंडवानालैंड, ठीक है, गोंडवानालैंड करना इसमें। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवानालैंड बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड विद अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है, रियली सॉरी। इंडिया वॉज, पूरा एक्सप्लेनेशन ठीक किया है, बस सेंटेंस लिखाने में गड़बड़ होगी थोड़ी सी। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवानालैंड बिकॉज इट वॉज कनेक्टेड विद अफ्रीका कॉन्टिनेंट। भारत गोंडवानालैंड का हिस्सा था, भारत गोंडवानालैंड का हिस्सा था क्योंकि यह अफ्रीका महाद्वीप से, क्योंकि यह अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। अरे भाई साहब, गलती हो जाती है इंसान से, क्यों पीछे पड़ गए हाथ धो के, ठीक है, हो गया थोड़ा सा टेंशन डाइवर्ट। भारत गोंडवानालैंड का हिस्सा था क्योंकि यह अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। आगे लिखो इसी में, आगे लिखो इसी में, 120 मिलियन ईयर्स एगो, $120 million years ago, 120 million years ago, comma, due to the internal activity, due to the internal activity, 120 million years ago, due to the internal activity, India separate from Africa, India separate from Africa and move in northeast direction, move in northeast direction। 120 मिलियन वर्ष पहले भारत, 120 मिलियन वर्ष पहले भारत, 120 मिलियन वर्ष पहले भारत अफ्रीका से आंतरिक हलचलों के कारण, अफ्रीका से आंतरिक हलचलों के कारण अलग हुआ, आंतरिक हलचल के कारण अलग हुआ, अफ्रीका महाद्वीप से आंतरिक हलचल के कारण अलग हुआ और उत्तर पूर्व दिशा में, और उत्तर पूर्व दिशा में गति करने लगा, उत्तर पूर्व दिशा में गति करने लगा, ठीक है। डैश लगा के नए पॉइंट से लिखना, ओके, नए पॉइंट से लिखना। when it passes through reunion hotspot, when it passes through reunion hotspot, reunion hotspot, when it passes through reunion hotspot, comma, mineral belt formed, mineral belt formed। हिंदी में लिखेंगे, जब यह रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरा, जब यह रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरा तो खनिज पेटी का निर्माण हुआ, खनिज पेटी का निर्माण हुआ। अगले पॉइंट में लिखेंगे, अगले पॉइंट में लिखेंगे 55 मिलियन ईयर्स एगो इट कोलाइड विद यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिलाकर के बना दिया है यूरेशिया। इट कोलाइड विद यूरेशिया, इट कोलाइड विद यूरेशिया, देयरफॉर हिमालय माउंटेन फॉर्म्ड, हिमालय माउंटेन फॉर्म्ड। 55 मिलियन वर्ष पहले, 55 मिलियन वर्ष पहले जब यह यूरेशिया से टकराया,
55 मिलियन वर्ष पहले जब यह यूरेशिया से टकराया तो हिमालय पर्वत बना। तीसरे पॉइंट में लिखना, ड्यूरिंग दिस कोलिजन या कन्वर्जेंट fault line formed in Himalayan region। इस टकराव के दौरान हिमालय के आसपास भ्रंश रेखा, ब्रैकेट में लिखोगे दरार, भ्रंश रेखा या दरार का निर्माण हुआ। भ्रंश रेखा का निर्माण हुआ, हिमालय के आसपास भ्रंश रेखा का निर्माण हुआ। सो दिस रीजन इज अर्थक्वेक सेंसिटिव। अतः यह क्षेत्र भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। यह क्षेत्र भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है, मतलब यहां पर लगातार भूकंप आते हैं। एक और पॉइंट लिखो, इंडिया कोलाइड यूरेशिया रेगुलरली। भारत यूरेशिया से लगातार टकरा रहा है, और ब्रैकेट में लिख देना 7 सेंटीमीटर पर ईयर। 7 सेंटीमीटर पर ईयर। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जो आपने लिखा हुआ है उसको आप एक बार नजर डालो जल्दी से, क्या लिखवाया मैंने और क्या बोर्ड पे बन रखा है। मैं साइड में हूं, पढ़ो इसको एक बार। आप खुद सोचो कितनी शिद्दत से पढ़ाने के मूड में मैं हूं। हाँ जी, अब बताओ मुझे पूरा समझ में आया नहीं आया। अब आप सारे लोग जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है वो आप पढ़ेंगे, एक बार बोर्ड पे देखेंगे और बताएंगे कि कैसा लगा ये सारा मेथड। कि जहां हमें जरूरी लगा कि लेंदी काम है तो वो हमने बोल के लिखा दिया, जहां लगेगा हम शॉर्टकट से अपना काम निकाल सकते हैं तो वहां पे मैं खुद बोर्ड पे लिख दूंगा, है ना। बताओ कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय के आसपास सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर इंडियन प्लेट जो है वो लगातार टकरा रही है। ठीक है, क्या हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया लगातार टकरा रहा है। हिमालय को सबसे नया पर्वत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया लगातार टकरा रहा है। हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि इंडिया लगातार टकरा रहा है। हिमालय माउंटेन कैसे बना? क्योंकि इंडिया टकराया। इन सब के पीछे एक ही कारण है ना। और भारत में कौन सी चट्टान होगी? अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड? तो आपका आंसर होगा हमारे भारत में जो चट्टाने हैं वो गोंडवाना लैंड की चट्टाने हैं। क्यों? क्योंकि चट्टाने अफ्रीका की और इंडिया की तो मैच कर रही हैं, लेकिन एशिया की और इंडिया की चट्टाने मैच नहीं कर रही हैं। सच सच बताओ, ईमानदारी से मजा आया नहीं आया? चलो नया हेडिंग डालो, बॉर्डर ऑफ इंडिया। बॉर्डर, बाउंड्री, बॉर्डर ऑफ इंडिया हिंदी में लिखेंगे आप इसी को भारत की सीमा। इसी को क्या कहा जाएगा? भारत की सीमा। देखो ध्यान से, हमारे इंडिया के इधर साइड क्या है? यहां पर है सर अरेबियन सी।
इधर है अरब सागर, और यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। तो जो हमारा यहां से नीचे का जो ये साउथ इंडिया है, ये तीन और पानी से घिरा हुआ है। यही कारण है कि इस साउथ इंडिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेनिनसुला, इसको कहा जाता है प्रायद्वीप। ओके, पेनिनसुला या प्रायद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात समझ में, चलिए मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना, जो मैं आपको बताने वाला हूं आगे। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा कोई भी स्थलीय भाग जिसके तीन ओर जल हो और एक और स्थल हो, उसी को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। अब दोस्तों अगर हम अपने भारत की बात करेंगे तो हमारे भारत की बाउंड्री जब आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि हमारे भारत के उत्तर में यहां पर क्या है, पाकिस्तान है। हमारे भारत के उत्तर में यहां पे क्या, इसके कंट्री कौन सा है, अफगानिस्तान है। इधर कौन सा कंट्री है, चाइना है। इधर कौन सा कंट्री है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। यानी हमारे भारत के पास दोनों तरह की सीमा है। ऊपर की तरफ है स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री, और फिर नीचे की तरफ है वाटर बाउंड्री यानी कि जलीय सीमा। और दोस्तों एक बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ऐसे देश जिनके पास स्वयं की वाटर बाउंड्री होती है ना, वहां डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सकते हो आप आराम से। साथ ही साथ आप मछलियां पकड़ सकते हो, पेट्रोलियम निकाल सकते हो। तो आपके पास नंबर ऑफ जो रिसोर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आगे बात समझ में, नंबर ऑफ रिसोर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यही कारण है कि हमारे भारत में जो जलीय सीमा है, इसका हमारे भारत को बड़े स्तर पर फायदा मिला है। कल एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज पहली क्लास थी आप लोगों के बैच में, बताइए आपको कैसा फील हुआ, आपको कुछ डिफरेंट फील हुआ या नहीं हुआ, मतलब चीजें बेटर लगी या नहीं लगी, एक बार जरूर बताएंगे, है ना। चलिए कल जो हम पढ़ेंगे वो बॉर्डर स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक कंट्री को उठाएंगे, उसके साथ हमारे क्या विवाद हैं, क्या हमारे संबंध हैं, कौन सा उसके साथ इश्यू चल रहा है, वो पूरा डिटेल में पढ़ते चलेंगे। अब ये बैसरन घाटी है, पहलगांव है, पीओके है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, उरी है, ठीक है, सर क्रीक है, इन सबको पढ़ा देंगे आपको। ओके, भवानी शंकर का कमेंट आ रहा है कंपेरेटिवली लैंडलॉक, बिल्कुल सही कहा आपने। लैंडलॉक कंट्री की अपेक्षा जो कोस्टल कंट्री होते हैं वहां डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि आपका नाम क्या है सर। मेरा नाम विवेक यादव है और मैं आपके इस बैच में ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा। लिख कर पढ़ाइएगा, कृष्णा का कमेंट आ रहा है। बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं 100% इस चीज का ध्यान रखूंगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, जहां में जरूरत पड़ेगी हम ऑफलाइन मोड पे उतर आएंगे, जहां में जरूरत पड़ेगी हम डायग्राम का यूज करेंगे। ओवरऑल हमारा जो मेन टारगेट है वो है सब्जेक्ट को इतना बेहतर बनाना कि हमें एक एक चीज आनी चाहिए। ओके, और इस बात को हमेशा याद रखो, जो ये आज बदतमीजी हुई है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जब सामने वाला ये बोल रहा है कि आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, तो अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हो तो इससे साफ ये समझ में आता है कि फिर आपका रवैया वो अपनी फैमिली में भी वैसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, आप लोग अननेसेसरी कमेंट करने से बचें। जैसे अभी एक आदित्य नाम से मैं कमेंट पढ़ रहा था, लगातार उसका कमेंट आ रहा था कि शेर शेर शेर, वो जो आजकल मीम वगैरह चल रहा है। तो भाई एक बात बता, तू आया था इंस्पेक्टर बनने, तो तुझे यहाँ इंस्पेक्टर के सिलेबस का प्रैक्टिस करना चाहिए, और तू मीम बनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको यह लगता है कि कोई एक कॉमेडी वाली क्लास चल रही है या फिर हम मजे ले रहे हैं टीचर के, तो मेरे दोस्त हम भी कुछ गलतियां करके आए हैं, इसलिए आप लोगों को समझा रहे हैं। समय बहुत कीमती है, एक बार निकल गया वापस नहीं आना है। ज्यादा बेहतर होगा कि आप टू द पॉइंट स्टडी करेंगे, बहुत बेहतर होगा, है ना। और मान लो कि आप क्लास में कुछ ड्रामा करते हो, कुछ लिखते हो, मैं आपको ब्लॉक करा दूंगा, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि गंदगी फैलाना आपकी फितरत में हो चुका है। तो फिर आप यहां ना फैलाकर कहीं और फैलाओगे, यूट्यूब पर फैलाओगे, समाज में फैलाओगे।
तो इससे बेहतर ये होगा कि हम अपनी सोच को, अपनी एक्टिविटी को उतना बेहतर करें कि लोगों को दिखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन बेशक नहीं होता, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो एटीट्यूड है, उससे लगता है कि भाई बड़ा पढ़ा लिखा है। ऐसे बनो ना यार। जरूरी थोड़ी है जीवन का उद्देश्य बस नौकरी लगाना है ना। पर्सनैलिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आगे के लिए समझो। टीचर को आप जितना फ्री माइंड छोड़ोगे, वो अपनी उतनी ही बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। एक सिंगर गाना गाने के लिए आया हुआ है, जैसे ही वो स्टेज पर आया, लोगों ने उसके ऊपर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, और फिर वो उम्मीद ये लेकर आए थे कि भाई साहब ये ऐसा गाना गाएगा कि हमको एकदम माहौल में ला देगा, तो खाक दिमाग लगाएगा फिर वो। सर इंडिया इज कॉल्ड भारत नहीं, इंडिया इज कॉल्ड शेर, जैसे आपका बार बार कमेंट आ रहा था, है ना। चलिए जी, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भगवान आप सबको खुश रखे। जहां गलतियां करोगे मैं जरूर समझाऊंगा। क्लास 1 घंटे की है अभी। अगर क्लास 1.5 घंटे की लेने के लिए बोला जाएगा तो हम तो 1.5 घंटे भी लेंगे। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।